कभी सोचा है कि कोई किसी को जान से मार दे और फिर भी उसे कानून हत्यारा न माने? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही केस को समझने की कोशिश करेंगे जिसने इसी सवाल को मतलब जड़ से हिला दिया। बिल्कुल। ये मामला है नंदू मणिलाल मुदलियार बनाम गुजरात राज्य का। अच्छा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक सजा को हत्या यानी आईपीसी की धारा 302 से बदलकर गैर इरादतन हत्या मतलब धारा 304 कर दिया। और इस बदलाव के पीछे की वजह है कानून की बहुत ही बारीक समझ। और यही आज हमारी पड़ताल का मकसद है। हम इन स्रोतों के आधार पर ये समझने वाले हैं कि इरादे और जानकारी के बीच की वो पतली सी रेखा आखिर है क्या जो किसी की पूरी जिंदगी की सजा तय कर सकती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि बात चाकूबाजी तक पहुंच गई? तो मामला एक कम्युनिटी फंक्शन का है, एक सामुदायिक समारोह। ओके। जैसा कि अक्सर ऐसी जगहों पर होता है, किसी बात पर कहा सुनी हुई और अचानक झगड़ा बढ़ गया। इसी गर्मा गर्मी में आरोपी नंदू मणिलाल मुदलियार ने पीड़ित पर चाकू जैसे हथियार से हमला कर दिया। और ये कोई मामूली हमला नहीं था, चोट तो गंभीर थी, बहुत गंभीर। चाकू सीधा पीड़ित के पेट में लगा। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। क्या? पीड़ित की मौत तुरंत नहीं हुई। अच्छा। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, इलाज शुरू हुआ और कुछ दिनों तक तो ऐसा लगा कि शायद उसकी हालत सुधर रही है। तो फिर मौत कैसे हुई अगर वो ठीक हो रहा था तो? हमले के ठीक 13 दिन बाद हालात बिगड़ गए। जख्म में इन्फेक्शन फैल गया जिसे मेडिकल भाषा में सेप्टिसीमिया कहते हैं। सेप्टिसीमिया? ये एक तरह का ब्लड इन्फेक्शन होता है ना? हाँ बिल्कुल। जहाँ शरीर का इम्यून सिस्टम ही ओवर रिएक्ट करने लगता है। जी। इसी सेप्टिसीमिया की वजह से उसकी मौत हो गई। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि मौत का सीधा कारण वो घाव नहीं था बल्कि उस घाव में 13 दिन बाद हुआ इन्फेक्शन था? एग्जैक्टली। हाँ। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। कानूनी नजरिए से ये बहुत ही बड़ा फर्क है। मौत और हमले के बीच का ये 13 दिन का फासला और मौत का ये अप्रत्यक्ष कारण ही इस पूरे केस का केंद्र बिंदु बन गया। जाहिर है मामला अदालत पहुंचा होगा। ट्रायल कोर्ट का नजरिया तो साफ रहा होगा, मतलब एक जान गई है तो हत्या का मामला ही बना होगा। बिल्कुल। ट्रायल कोर्ट ने इसे सीधी सीधी हत्या का मामला माना। सारे सबूत और गवाहों को देखने के बाद उन्होंने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। ठीक है, तो ट्रायल कोर्ट का नजरिया साफ था, लेकिन हाई कोर्ट के सामने भी तो यही सबूत थे। क्या उन्होंने इस मामले को किसी अलग नजरिए से देखा? नहीं, गुजरात हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले पर ही मुहर लगा दी। अच्छा, उन्होंने भी इसे हत्या ही माना? हाँ, उनके हिसाब से भी ये हत्या ही थी। तो दो अदालतें एक ही नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि नंदू मणिलाल मुदलियार एक हत्यारा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। आरोपी सुप्रीम कोर्ट गया। कहा जो दो अदालतें नहीं मान रही थी। सुप्रीम कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील मिथिलेश कुमार सिंह ने एक बहुत ही बुनियादी तर्क रखा। उन्होंने कहा, घटना के हालात देखिए, ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, ये अचानक हुए झगड़े और मतलब गुस्से का नतीजा था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई पूर्व योजना यानी प्री मेडिटेशन नहीं थी। मतलब वो ये कह रहे थे कि आरोपी घर से किसी को मारने के इरादे से नहीं निकला था। बिल्कुल। उन्होंने दो बातें और कही। एक कि सिर्फ एक ही वार किया गया था। अच्छा। अगर इरादा पक्का मारने का होता तो शायद कई बार होते। और दूसरा कि हथियार भी कोई खंजर या तलवार जैसा नहीं था जिससे ये साबित हो कि तैयारी पूरी थी। उनका पूरा जोर इस बात पर था कि ये गुस्से में उठाया गया एक कदम था, ठंडे दिमाग से की गई हत्या नहीं। लेकिन क्या ये एक खतरनाक मिसाल नहीं बनाता? कोई किसी को चाकू मार दे और फिर कहे मेरा इरादा तो मारने का था ही नहीं। इस तर्क से तो कई गंभीर अपराधी बच निकलेंगे। यही सवाल अभियोजन पक्ष ने उठाया। उनकी वकील दीपान्विता प्रियंका का तर्क बहुत सीधा और दमदार था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, चोट कहाँ लगी है ये देखिए। पेट पर चाकू का वार अपने आप में इतना खतरनाक होता है कि कोई भी आम समझ वाला इंसान जानता है कि इससे मौत हो सकती है। तो फिर इरादे पर बहस क्यों? सही बात है। उनका कहना था कि काम का नतीजा इतना गंभीर है कि इरादा अप्रासंगिक हो जाता है। तो यहाँ आकर मामला फंस गया। एक तरफ है मन में क्या था और दूसरी तरफ हाथों से क्या हुआ। कानून इन दोनों में फर्क कैसे करता है? यहीं पर शायद आईपीसी की धाराएं तस्वीर में आती हैं। एकदम सही। और यही इस केस का दिल है। भारतीय दंड संहिता में दो धाराएं हैं जो यहाँ बहुत जरूरी हैं। पहली है धारा 302 जो है हत्या के लिए सजा। राइट। अगर साबित हो जाए कि आपने हत्या की है तो सजा मौत या आजीवन कारावास तक हो सकती है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो दूसरी धारा कौन सी है जो इससे अलग है? वो है धारा 304 जो गैर इरादतन हत्या, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती, के लिए है। अच्छा,
अब इसके भी दो हिस्से हैं और यहीं इरादे और जानकारी का खेल समझ आता है। ओके, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। भाग आए और भाग 2 में क्या अंतर है? धारा 304 का भाग आई तब लगता है जब आपका इरादा मौत का कारण बनने का हो, लेकिन शायद वो ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग वाली हत्या ना हो, बल्कि अचानक गुस्से में हुआ हो। ठीक है। और भाग 2 तब लगता है जब आपको ये जानकारी तो हो कि आपके काम से मौत हो सकती है, पर आपका ऐसा कोई खास इरादा ना हो। क्या इसका कोई आसान सा उदाहरण हो सकता है? जरूर। इसे ऐसे सोचिए, अगर कोई तेज रफ्तार से भरी सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चला रहा है और किसी की मौत हो जाती है, तो उसे जानकारी थी कि ऐसा हो सकता है। ये शायद भाग 2 के करीब होगा। ओके। लेकिन अगर वो किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाकर उस पर गाड़ी चढ़ाता है, तो वो इरादा था, वो हत्या या कम से कम भाग 1 के ज्यादा करीब है। समझ गई। सुप्रीम कोर्ट इस मामला में कह रहा था कि ये पहली वाली स्थिति के ज्यादा करीब है। तो सारा खेल इस बात का है कि अदालत क्या मानती है कि आरोपी को सिर्फ जानकारी थी या उसका पक्का इरादा था। अब मुझे ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने नंदू मुदलियार के केस में इन परिभाषाओं को कैसे लागू किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही बारीकी से देखा। जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया। क्या थे वो? सबसे पहला, जैसा हमने पहले बात की, मौत का असल कारण, यानी वो सेप्टिसीमिया। पर मुझे अभी भी ये बात खटक रही है, अगर चाकू का जख्म ही इन्फेक्शन की वजह बना जिससे मौत हुई, तो ये सब एक ही तो घटना का हिस्सा है। अदालत ने इस 13 दिन के फासले को इतनी अहमियत क्यों दी? बहुत अच्छा सवाल है। कानून में एक सिद्धांत होता है कॉजेशन का, यानी कारण और परिणाम का सीधा संबंध। अच्छा। कोर्ट ने माना कि मौत का तत्काल कारण जख्म नहीं, बल्कि एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस था जो 13 दिन बाद पैदा हुआ। अगर पीड़ित की मौत उसी दिन या अगले दिन हो जाती तो शायद ये तर्क इतना मजबूत नहीं होता। तो ये लंबा गैप। हाँ, ये लंबा गैप इस बात की गुंजाइश बनाता है कि शायद हमलावर का इरादा सिर्फ गंभीर चोट पहुंचाना था, न कि सीधे सीधे जान लेना। अच्छा, तो ये फासला इरादे को मापने का एक पैमाना बन गया। और दूसरा बिंदु क्या था? दूसरा बिंदु वही था जो बचाव पक्ष कह रहा था, इरादे का अभाव। कोर्ट ने घटना के पूरे क्रम को देखा, अचानक झगड़ा सिर्फ एक बार, और इस नतीजे पर पहुंची कि ये सब आवेश में हुआ। अदालत के शब्दों में इरादा मौत का कारण बनना नहीं था। ठीक है, ये दोनों बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष का तर्क भी तो मजबूत था कि पेट में चाकू मारना अपने आप में जानलेवा है। इस पर कोर्ट ने क्या कहा? और यहीं हम तीसरे और सबसे अहम बिंदु पर आते हैं, जानकारी बनाम इरादा का फर्क। ओके। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष सही है। हमलावर को यह जानकारी जरूर थी कि पेट में चाकू मारने से मौत हो सकती है, वो इतना नासमझ नहीं था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जानकारी होना और इरादा होना कानून की नजर में 2 अलग बातें हैं। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि उसका विशिष्ट इरादा मौत का कारण बनना नहीं था। तो लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य शायद बुरी तरह घायल करना था, जिसके परिणाम का उसे ज्ञान था, पर लक्ष्य ही मौत नहीं था। ये एक बहुत ही महीन लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बिल्कुल। इसी विश्लेषण के आधार पर बेंच ने कहा कि यह मामला आईपीसी की धारा 300 के तहत परिभाषित हत्या के दायरे में नहीं आता। ये एक गैर इरादतन हत्या का मामला है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को इरादे की कसौटी पर परखा और इसे हत्या नहीं माना, तो सजा पर इसका क्या असर पड़ा? क्या उस व्यक्ति की सजा कम हो गई? हाँ, और यही इस फैसले का सबसे ठोस नतीजा था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अच्छा। उन्होंने आरोपी की सजा को धारा 302 यानी हत्या से बदलकर धारा 304 भाग 1 गैर इरादतन हत्या में तब्दील कर दिया। 1 मिनट, उन्होंने भाग 1 क्यों चुना, भाग 2 क्यों नहीं? अगर इरादा नहीं था तो भाग 2 होना चाहिए था ना? ये बहुत अच्छा कानूनी सवाल है। कोर्ट ने शायद ये माना कि पेट जैसे संवेदनशील अंग पर चाकू से हमला करना सिर्फ लापरवाही वाली जानकारी से कहीं ज्यादा है। ये कृत्य इतना खतरनाक है कि इसमें मौत का कारण बनने का इरादा छुपा हुआ माना जा सकता है, भले ही वो पहले से सोचा समझा ना हो। इसलिए उन्होंने इसे ज्यादा गंभीर श्रेणी यानी भाग 1 में रखा। तो फिर सजा कितनी हुई? भाग 1 में तो आजीवन कारावास भी हो सकता है। यही कहानी में एक और मोड़ है। जब सजा तय करने की बारी आई तो कोर्ट ने एक और तथ्य पर गौर किया। क्या? आरोपी नंदू मनीलाल मुदलियार इस मामले में पहले ही 14 साल से ज्यादा जेल में बिता चुका था। 14 साल? हाँ,
जिसमें उसे जेल में अच्छे व्यवहार के लिए मिली छूट भी शामिल है। 14 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, धारा 304 भाग 1 की अधिकतम सजा आजीवन कारावास है, लेकिन ये 10 साल तक भी हो सकती है। कोर्ट ने मामले के हालात, आरोपी की कोई पुरानी आपराधिक पृष्ठभूमि न होना और जेल में बिताए गए लंबे समय को देखते हुए उसकी काटी गई सजा को ही काफी मान लिया। बिल्कुल, काटी गई सजा को ही अंतिम सजा मान लिया। मतलब उसे और जेल में नहीं रहना पड़ा। सही। अदालत ने उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया, बशर्ते वो किसी और मामले में वांटेड ना हो। कमाल है। सोचिए, एक व्यक्ति जो हत्या के जुर्म में शायद पूरी जिंदगी जेल में रहता, वो 14 साल बाद रिहा हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने उसके एक पल के कृत्य के पीछे छिपे इरादे को अलग तरह से पढ़ा और परिभाषित किया। आज की इस बातचीत का सार मेरे लिए तो यही है कि भारतीय न्याय प्रणाली में अपराध का नतीजा सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि क्या हुआ, बल्कि इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि क्यों हुआ और किस इरादे से हुआ। एक ही हमला, एक ही मौत, लेकिन कानून की नजर में दो बिल्कुल अलग अपराध। ये मामला सिर्फ कानून की किताबों के लिए नहीं है। ये दिखाता है कि हमारी न्याय प्रणाली अपराध के परिणाम से ज्यादा अपराध करने वाले के मन को समझने की कोशिश करती है। सही कहा। समाज के तौर पर हम एक ठंडे दिमाग से की गई हत्या और गुस्से या आवेश में हुई मौत के बीच एक बहुत बड़ा नैतिक फर्क मानते हैं, और ये फैसला उसी फर्क को कानूनी जामा पहनाता है। और ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है, कानून उस चीज को मापने और साबित करने की कोशिश कैसे करता है जो दिखाई नहीं देती। हाँ। यानी किसी व्यक्ति के मन में अपराध के उस एक पल में आखिर चल क्या रहा था। ये न्याय की एक कभी न खत्म होने वाली जटिल चुनौती है।